तो हम लोग आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए आप लोग थोड़ा बहुत इसमें पहले से जानते हैं, राइट? क्या क्या जान रहे? देखो सिंपल बात यह है, जो इसमें हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे सिर्फ जो हमारी इंटर कन्वर्जन है केमिकल एनर्जीज का और इलेक्ट्रिकल एनर्जीज का। जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उनकी वजह से कुछ हमारे पोटेंशियल डेवलप हो रहे हैं, और कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके कुछ केमिकल प्रोसेस करवाएंगे भी, जो आपको आगे मिलेंगी। मेटलर्जियम जैसे आप लोगों ने यूज़ किया होगा प्यूरिफिकेशन के लिए ना, वहाँ पर भी इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से हम लोग प्यूरीफाई करते हैं। यह उसी तरीके यहाँ पर हम लोग पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। वो पूरा प्रोसेस क्या है इलेक्ट्रोलिसिस। उससे पहले जो एक चीज़ आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, उस चीज़ का नाम है ईएमएफ ऑफ सेल निकालना। किसी भी सेल का ईएमएफ हमें निकालना होगा, उसके लिए बहुत खूबसूरत हमारा नाम है उसका नर्स्ट इक्वेशन। उससे पहले बेसिक चीज़ें थोड़ा समझते हैं। देखो क्या है कि एक हमारे पास दो टाइप के सेल मिलेंगे, एक का नाम है गैल्वेनिक सेल और एक का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल वो सेल को हम लोग बोलते हैं जहां पर कन्वर्जन ऑफ केमिकल प्रोसेस से केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि हर एक बंदे की एक अपनी प्रॉपर टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन चाहे लूज करता है चाहे गेन करता है। उस लूज और गेन की वजह से वो कुछ पोटेंशियल डेवलप करता है। तो जो कन्वर्जन होता है यहाँ पर केमिकल का इलेक्ट्रिकल में होता है। दूसरा इसका जो एनोड होता है, दो आपको इलेक्ट्रोड दिखेंगे, एनोड और एक कैथोड। एनोड पे होता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन और ये होता है नेगेटिव। कैथोड पे होता है रिडक्शन और ये होता है पॉजिटिव। इसका कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद प्यूरिफिकेशन वाला जो काम करते हैं वो हम करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें? केमिकल एनर्जी में। और यहाँ पर एनोड जो होता है या ऑक्सीडेशन तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो पोलैरिटी होती है वो पॉजिटिव और जो रिडक्शन है उसकी पोलैरिटी नेगेटिव। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे इसके सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में हम लोग गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करते हैं, जिनमें से सबसे पहले जो बनाया गया था उसका नाम है डेनियल सेल। एक छोटा सा सेटअप है जो आपको समझना है कि हमारे पास दो हाफ सेल रखे होते हैं, एक हाफ सेल और दो हाफ सेल। इन दो हाफ सेल्स को हम लोग इसी का सोल्यूशन, जिसका सोल्यूशन हो सब उसको हमने यहाँ पर डाल रखा होता है ZnSO4 का सोल्यूशन, और यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं कॉपर SO4 का सोल्यूशन, और कॉपर की एक प्लेट हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इन दोनों को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर कोई वोल्टेज मेजर करने का कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे वोल्टमीटर लगा दो, चाहे यहाँ पर बल्ब लगा दो। और यहाँ पर चूँकि हमें इंटरनल सर्किट को भी कंप्लीट करना होगा तो हम यहाँ पर लगाएंगे सॉल्ट ब्रिज। आपको पता होगा कि जो जिंक है, जिंक की टेंडेंसी है कि वो क्या करे, दो इलेक्ट्रॉन लूज करे और Zn+2 में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाए। जब ये यहाँ पर जिंक है, जिंक की रॉड है या जिंक है, जिंक यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, कन्वर्ट होता है Zn+2 में, नीचे चला आता है, और ये दो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करते हैं, इस तरह मूव करेंगे। तो इस दो इलेक्ट्रॉन या इस इलेक्ट्रॉनों की वजह से यहाँ पर एक पोलैरिटी डेवलप होती है, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। और ये जो इलेक्ट्रोड है ये है एनोड इलेक्ट्रोड, और इस तरफ ये आ रहे हैं कॉपर। इन कॉपर+2 जो है इनसे ये दो इलेक्ट्रॉन लेता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉपर में। तो यहाँ पर एक पोलैरिटी डेवलप होती है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, ये और कैथोड। होता क्या है कि कॉपर+2 लगातार कॉपर में कन्वर्जन होने की वजह से, कॉपर+2 का लगातार कॉपर में कन्वर्जन होने की वजह से, और Zn का यहाँ पर Zn+2 में कन्वर्जन होने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव आयंस का या कैटायंस की जो कंसंट्रेशन है बढ़ती चली जाती है, यहाँ पर कैटायंस की कमी होती चली जाती है। तो जो इस पूरे सिस्टम में जो हम लोग बना रखे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पूरी तहस नहस हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं, और इस सॉल्ट ब्रिज में हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 2-3 एग्जाम्पल है, KCl KNO3, ये जनरली दिए हैं आपके उसमें।
वो इलेक्ट्रोलाइट जो आसानी के साथ ब्रेक हो जाए और ये इस तरह से मूव करें कि इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करें, मेंटेन करें। यहाँ चूंकि क्या किस चीज़ की कमी आ रही है, कैटायंस की कमी आ रही है, तो K+ आपका इस तरह मूव करता है। और चूंकि यहाँ पर Zn+2 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 इतना बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो जा रही है, इसमें ज़्यादा होती जा रही है, तो Cl- इस तरह मूव करेगा। बात समझ में आ रही है? और ये बताया जाता है कि इन दोनों की वेलोसिटी जो है ना वो लगभग बराबर है, ताकि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। दूसरा काम, कोई भी सर्किट अगर वो पूरी तरीके से क्लोज नहीं है, आपको पता है कि वहाँ पर करंट कभी फ्लो नहीं होगी। ओपन सर्किट ही होती है। अगर इसको क्लोज करने के लिए, हम पूरी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए भी सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। तो इस तरीके का पहला सेटअप बनाया गया था, जो हमारे पास बनाया गया था गैल्वेनिक सेल का। नाम दिया गया उसे डेनियल सेल। इसे बोलते हैं ZnCu सेल एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वर्किंग समझ में आ रही। जिंक की प्रॉपर्टी है कि वो ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फिर वो क्या करेगा, Zn+2 में कन्वर्ट होगा। Zn+2 कहाँ मौजूद है, नीचे सोल्यूशन में मौजूद है, तो Zn+2 मौजूद नीचे चला आएगा और उसके 2 इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में घूमना चालू हो जाएंगे। समझ रहे? वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचेंगे। Copper+2 को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ा और किसमें कन्वर्ट होगा, कॉपर में, और डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा इस पे। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो बेकार होती चली जा रही है। उसको सही करने के लिए हम लोगों ने एक सॉल्ट ब्रिज बनाया। सॉल्ट ब्रिज के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट डालते हैं, पेस्ट। उस पेस्ट डालेंगे किसका, KCl या KNO3। आपको ऐसे नॉर्मल समझना है। जिस तरफ हमें कैटायन की जरूरत होगी कैटायन भेज देंगे, जिस तरफ हमें एनायन की जरूरत होगी एनायन भेज देंगे, और मामला हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब चूंकि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से आपने पढ़ा होगा कि एक करंट डेवलप होगी। I इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। भाई I क्या है, I होता है कि हमारा करंट का फ्लो, करंट के फ्लो के अलावा कुछ होता है? I हमारा क्या है, जो हमारा चार्ज है उसका फ्लो, और जो चार्ज है हमारा वो इलेक्ट्रॉन भी है। अब आपको पता है जब यहां पर इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट इनके केमिकल प्रोसेस की वजह से हो रहा है, ऑक्सीडेशन एक केमिकल प्रोसेस है, Zn का Zn+2 में कन्वर्ट होना एक केमिकल प्रोसेस है। उस प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो वहां पर एक हमारा करंट जनरेट होगी, साथ ही साथ एक पोटेंशियल भी डेवलप होगा। उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं E ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल। तो ये एक सेल है, उसका पोटेंशियल क्या हुआ, डेवलप हुआ। तो हम लोग गैल्वेनिक सेल में क्या पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जीज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। तो वो कुछ इस प्रकार से होती है। आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? तो हम लोग इस तरीके से EMF ऑफ सेल पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उसे लगाएंगे। क्लियर? आगे देखिए। अब यहां पर हमें कुछ चीजें मिलेंगी जिसमें हमें कुछ चीजें समझनी है। एक चीज ये लिखना कि हाफ सेल रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये तो एक प्रोसेस है, लेकिन जो आपको क्वेश्चंस हैंडल करने हैं ना, वो थ्योरेटिकल बेस पे तो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज से आ सकता है कि क्या डाला गया, कैसे होता है, क्या जरूरत है। लेकिन जो आपको क्वेश्चन हैंडल करने इन योर एग्जामिनेशन वो बहुत डिफरेंट होंगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं। उसको हैंडल करने का तरीका अलग है। देखो, हाफ सेल रिएक्शन आपको पता है एट एनोड ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल हम एक भाषा बोल सकते हैं, या लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी कभी आपको ऑक्सीडेशन लिखना हो, और हो सकता है कि आपको किसी प्रकार से रिडॉक्स वाली बैलेंसिंग आ रही हो, जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज करते हैं, तो वहां पर आपको देखना है ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो कहीं बैलेंसिंग में गलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत नॉर्मल है कि जिंक हमारा क्या है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में, और साथ ही साथ ये क्या दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है, पहले 0 में था बेचारा, कहाँ कन्वर्ट हो गया, +2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, Zn+2, और क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसकी वजह से कुछ हमारे पास पोटेंशियल मिलता है, वो लोग हम अभी बात करेंगे कितना मिलता है, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं। एट एनोड क्या हो रहा है भाई, एनोड हो रहा है कि Copper+2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और Copper+2 कन्वर्ट होता चला जा रहा है किसमें, कॉपर के अंदर। कोई दिक्कत, कैथोड पे हमारे Copper+2 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। +2 से कहाँ कन्वर्जन,
0 के अंदर। इसे हम लोग हाफ सेल, दोनों को ऐड इस तरीके से आपको करना है, इन दोनों रिएक्शंस को आपको इस तरीके से ऐड करना है ताकि जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो, कैंसिल आउट हो जाएं। दोनों हाफ सेल को आपको इस तरीके से ऐड करना है कि दोनों जो आपके इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हैं वो भाई साहब क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। चाहे उसके लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़े, चाहे इसको मल्टीप्लाई करना। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको किसी को मल्टीप्लाई नहीं करना है, दोनों दो इलेक्ट्रॉन आप दोनों को ऐड कर देंगे, बनेगा आपका Zn प्लस Cu+2। आप देखे होंगे कॉपर +2 नीचे है तो इसे हम इक्वस लिख सकते हैं, और Zn+2 ये भी इक्वस प्लस Cu सॉलिड। इसको हम लोग बोलते हैं NCR, दैट इज नेट सेल रिएक्शन। इस नेट सेल रिएक्शन को लिखना समझना हमारे लिए इस वजह से आगे जरूरी होगा क्योंकि हमें रिएक्शन क्वोशेंट की जरूरत पड़ेगी आगे नेक्स्ट इक्वेशन में। आगे देखिए, यहाँ पर एक चीज और हमें अलग फॉर्म में दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन। वो आपको इस तरह बनाएगा नहीं कि इस तरह बना है, यहाँ पर ZnSO4 का सोल्यूशन है, किसी और का सोल्यूशन है। वो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन एक दे देगा कि इस फॉर्म में लिखा है, आप उसे क्या करिए, अब आगे उससे अपने एतबार से जिस तरीके से करना है वो क्वेश्चन करिए। तो सेल रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, वो तरीका यह है कि आप इस तरफ जो एनोड पे हो रहा है, जैसे एनोड पे क्या हो रहा है, Zn का कन्वर्जन किस में हो रहा है, Zn+2 में हो रहा है, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगी हुई है, और कॉपर+2 का कन्वर्जन किस में, कॉपर में हो रहा है। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। इन जनरल अगर हम लोग लिखना चाहें तो कोई भी M है सॉलिड, उसका कन्वर्जन किस में, Mx+ में, और कोई भी आपका MxY+ है, इसका कन्वर्जन किस में, M में। तो बेसिकली इधर क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन, और इस तरफ क्या है, सॉल्ट ब्रिज, और इधर भाई साहब क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन। तो हम लोग इस तरह भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये वो बेसिक है जो आपको समझना है ताकि हम लोग आने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उसको गहराई से समझ सके। क्लियर है? तो ये बेसिक फॉर्म है कि आपको गैल्वेनिक सेल हम लोग पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल का सबसे पहला बना था वो डेनियल सेल, उसकी वर्किंग कुछ इस तरीके से, उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से। 2 हाफ सेल हम लोगों ने लिए, उसको कनेक्ट कर दिया, और उसको बीच में पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया, एक सॉल्ट ब्रिज लगा दी। सॉल्ट ब्रिज में हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट डाला ताकि उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। क्लियर है? और फिर चीजें इस तरह हमारे बन रही। यहाँ पर कुछ एक EMF ऑफ सेल निकलेगा, क्या निकलेगा, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। ठीक है, समझिए। अब जो जरूरत है वो है EMF ऑफ सेल की। क्या होता है ये, बड़ा नाम जिक्र हो गया इसका, क्या है ये? देखिए, EMF ऑफ सेल EMF ऑफ सेल जो सेल के द्वारा जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनकी वजह से जो वोल्टेज डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं EMF ऑफ सेल। ठीक है, इसमें हमें एक चीज मिलेगी कि कोई बंदा होगा जो ऑक्सीडेशन की वजह से क्या दे रहा होगा, कुछ पोटेंशियल दे रहा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, O डॉट P डॉट, OP नहीं है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक होगा जो रिडक्शन की वजह से दे रहा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे RP, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी कंसंट्रेशन, बट लेकिन किसी भी कंसंट्रेशन पर और किसी भी टेम्परेचर पर EMF ऑफ सेल निकाल पाना हमारे लिए थोड़ा सा जटिल होगा, बहुत बड़ा टास्क होता। इसी वजह से हम लोगों ने स्टैंडर्ड चीजें बनाई कि इस EMF ऑफ सेल को कम से कम किसी पर्टिकुलर चीज के रेस्पेक्ट में हम सबकी कैलकुलेट कर लें ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि कौन रिडक्शन कर पाएगा, कौन ऑक्सीडेशन कर पाएगा। उसकी वजह से हम लोगों ने बनाई जिसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जब आपका कंसंट्रेशन कितना लिया जाए, 1 मोलर लिया जाए। अगर आपका कोई गैसियस है तो जो उसका प्रेशर है वो कितना ले लिया जाए, 1 बार ले लिया जाए। टेम्परेचर कोई, बट जनरली रूम टेम्परेचर पे, और आपको पता है कि रूम टेम्परेचर जो होता है वो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, या 298 केल्विन।
तो जो हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमारा डिफाइन होता है एट 1 मोलर एंड रूम टेम्परेचर। इसके ऊपर जो हमें वैल्यूज मिली हैं उसको हम लोगों ने माना है कि ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। इसको इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं SOP और SRP। क्लियर? अब इसको भी मानने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा और उसको IUPAC कन्वेंशन के लिए एज पर IUPAC कन्वेंशन हम लोगों ने माना है कि जो E नॉट ऑफ H2 to H2 प्लस H+, ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, ये 0 से +1 में जा रहा है, ये कितना है 0.0 वोल्ट और इसी का रिडक्शन में H+ से H2। ये हम लोगों ने माना इस वजह से ताकि हम किसी एक चीज को बेस मान करके हम और लोगों की वैल्यूज निकाल पाए। जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा, जो हाइड्रोजन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, इसका मतलब खुद वो क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक, जो इसको रिड्यूस कर देगा इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो हमने जितने भी हमारी पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने जितने भी और लोगों के SRP या SOP मेजर की है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिस पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बेसिस पर, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने सबको उसी तरीके एक सेटअप बनाया जो आप डेनियल सेल में देखे। ठीक, हमने एक तरफ हाइड्रोजन रख दिया, दूसरी तरफ कोई भी हमने रखा और हमने रिकॉर्ड किया कि यहाँ पर कितना वोल्टेज हमें दिखा रहा है। जो भी वोल्टेज दिखा रहा है, अगर ये बंदा ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रहा है, अगर ये बंदा रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखा रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो हमने रेस्पेक्ट में माना है किसके, हाइड्रोजन के। आप समझ में रहे, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, एब्सोल्यूट वैल्यू है भी नहीं। हम लोगों ने हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में सारी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकाली है, जो भी आपको मिल रही है वो विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है। आप समझ पा रहे हैं? तो वो लोग जो हाइड्रोजन को क्या कर दे रहे हैं, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अगर उसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब सामने वाला क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन कर रहा होगा और उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और जिन लोगों का ये ऑक्सीडेशन कर रहा होगा तो इसका मतलब इसके बगल वाला क्या कर रहा होगा, रिडक्शन कर रहा होगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब लेकिन किसी न किसी एक फॉर्म में ही तो हम सबको अरेंज कर पाएंगे कि पता लगे आधा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे हैं, बीच में किसी का हाइड्रोजन का कुछ और लिख रहे हैं और किसको रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो हमने उस फॉर्म में अरेंज नहीं की। तो जो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है हमने SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर क्या करी है, पूरी अरेंज करी है। और इसी वजह से आपको कई जगहों पर फॉर्मूला मिलता है ई सेल का, E0 रेड माइनस E0 ऑक्स। आपको रटना नहीं है, धोखा है एक। आपको समझना है इस बात का कि चूंकि आपको सारी वैल्यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से दी जा रही हैं एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस बेसिस पे बनाई गई, SRP की वैल्यूज पर। कौन सी वैल्यूज, SRP की वैल्यूज। तो चूंकि SRP की वैल्यू सबको मिलेगी, भाई कोई बंदा ऑक्सीडेशन करने में बहुत अच्छा है, कोई बंदा ऑक्सीडेशन करने में बहुत अच्छा है लेकिन उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा, आपको नेगेटिव वैल्यू मिलती है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ और हमारे काम की है, वो ये है कि किसी भी फॉर एनी सब्सटेंस, फॉर एनी, हम लोग अगर हमें कोई E0 OP दिया है तो हम उसका माइनस टाइम करके E0 RP निकाल सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर किसी का आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है और आपको उसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो आप उसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है E0 Cu + 2 Cu, वैल्यू आपको दी है x वोल्ट और आपसे पूछा जाए कि भाई E0 Cu से कन्वर्जन इसका Cu + 2 कितना होगा, तो आप सीधा बता देंगे -x वोल्ट होगा। समझ पा रहे हैं, क्लियर है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो कुछ भी अरेंज किया है
वो सिर्फ इस बेसिस पर अरेंज किया कि सबका हमने क्या लिखा है, रिडक्शन लिखा है। हमने क्या लिखा है, रिडक्शन लिखा है। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले, मतलब इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। एक ये कि हम एसआरपी की वैल्यू क्या करें, ऊपर तक क्या करें, बढ़ाते चले जाएं। ये एसआरपी की इंक्रीजिंग वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, एसआरपी की इंक्रीजिंग वैल्यू आप समझिए, रिडक्शन पोटेंशियल किसकी पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर किसी का आप रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं और उसकी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही, इसका मतलब वो रिडक्शन पोटेंशियल करना चाहता है। समझ रहे हैं मेरी बात, नहीं समझ रहे? अगर कोई बंदा किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब वो हाँ बोल रहा है ना, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल उसके लिए एक फीजिबल फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है, फीजिबल, स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है। अगर किसी के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब वो रिडक्शन पोटेंशियल अपना रिडक्शन करना नहीं चाह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, ऑक्सीडेशन बढ़िया करेगा, यही करेगा ना। हम बीच में रख देते हैं हाइड्रोजन को, आपको पता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। इसके नीचे जितने लोग हैं ये वो सारे लोग हैं जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता, पॉजिटिव होता। नहीं समझ पा रहे आप भाई, एसआरपी की वैल्यू इंक्रीजिंग है ना, ऊपर तो वही लोग होंगे जिनका रिडक्शन बहुत बढ़िया पॉसिबल है, ऊपर वही लोग होंगे जिनका रिडक्शन पॉसिबल है। और ऐसे कुछ ही नाम है, आप याद रख लीजिए। पहला कॉपर, Hg, Ag, Au, Pt। ये वो लोग हैं जो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी बेचारे क्या हो जा रहे हैं, रिड्यूस हो जा रहे हैं। इनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका +2 से प्लस कॉपर में जाने का 0.34 वोल्ट है, इसका Ag प्लस से Ag में जाने का वैल्यू 0.8 वोल्ट है। समझ पा रहे हैं आप? ये वो लोग हैं जो रिडक्शन करना पसंद करते हैं अपना, और बहुत बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे हमारे उसमें। इसके नीचे वाले H+ की वैल्यू कितनी है, 0.0। इसके नीचे वाले जितने लोग होंगे वो लोग होंगे जिनके एसआरपी की वैल्यू नेगेटिव होगी। सिंपल बात भाषा में हम लोग ये भी बोल सकते हैं, जो ऑक्सीडेशन करना चाह रहे हैं उन्हीं की तो नीचे वैल्यू होगी। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन कौन करना चाह रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है। जो पहला अल्कली मेटल है वो लोग इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहे हैं, गेन करना चाह रहे हैं, लूज करना चाह रहे हैं। उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी। भाई अगर Na को एक और इलेक्ट्रॉन दिया जाए, ये कभी पॉसिबल है Na- बनना? आपने कभी जिंदगी में देखा है? इसको रिडक्शन बोलते हैं। जबकि अगर Na है, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाले, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ये ऐसा आप लोगों को देखा है, 12 देखा होगा आप लोगों ने। तो जो सोडियम है, सोडियम ऑक्सीडेशन करना चाह रहा है, राइट, ये ऑक्सीडेशन के लिए एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, बट फॉर रिडक्शन इसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। तो आप पाएंगे कि जो नीचे है वो फर्स्ट या अल्कली मेटल्स है। अच्छा, आपने कैल्शियम का भी नहीं देखा होगा, कैल्शियम +2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो देखा है आपने, ये ऑक्सीडेशन है, राइट। हमने लेकिन ऑक्सीडेशन के बेसिस पे तो इसको अरेंज नहीं किया है, ये पूरा अरेंज किस बेसिस पे, एसआरपी की वैल्यू पे। तो इसका जो उल्टा है, मतलब इसका जो रिडक्शन होगा वो कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो आपको सेकंड यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले भी मिलेंगे। आपने एक बंदे और भी देखे होंगे, एल्यूमिनियम, ये कहाँ कन्वर्ट होता है, एल्यूमिनियम +3 + 3 इलेक्ट्रॉन में, जनरली आपने ऐसे ही देखा होगा। एल्यूमिनियम के ऊपर 3- तो नहीं देखा होगा आप लोगों ने। इसका मतलब यह है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 13th ग्रुप। आप लोगों ने ढेर सारे डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़े हैं इस समय, जो आपके कोर्स में भी है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में आपने अगर पढ़ा भी होगा तो वहां पर भी एक चीज यही डिस्कस की जाती है कि E0 M+2 से M का कन्वर्जन किसके लिए पॉजिटिव। तो आपने पढ़ा होगा कि E0 M+2 से M में सिर्फ कॉपर ही एक ऐसा है जिसके लिए वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बाकी सब के लिए नेगेटिव होती है। मतलब कि किसी भी 3D सीरीज का एक्सेप्ट कॉपर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन। भाई मेटल्स हैं वो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रांजिशन मेटल है वो, और मेटल की खासियत होती है क्या करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो यहां पर और लोग कौन आएंगे, मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मोस्ट, जो नहीं आ रहे वो ऊपर आपको दिख रहे हैं। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आपने जो हम लोगों ने पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है
वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस बेसिस पे बनाई है कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल की हमें वैल्यू मिले। बात समझ पा रहे हैं? अब दूसरी डायरेक्शन में आप सोचिए जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है जो आपको समझनी है, जहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये जितने भी आपको नीचे लोग दिख रहे हैं, पहले मैं तो एक जनरल रिएक्शन लिखता हूँ। सपोज करो एम है, यहाँ पर आपको वाई मिला है, मैं कैसे रिएक्शन लिख रहा हूँ, आपको कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं सिंपल भाषा में ये लिख रहा हूँ मेरे प्यारे कि एम का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और वाई का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो मैं आसान भाषा में आपको बोल सकता हूँ कि ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसको मैं बोलता हूँ रिड्यूसिंग एजेंट। आप समझ पा रहे हैं? आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सवाल, एकदम कान खोल के सुनिए। आपसे बोला जाए कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए। आपको जब भी ये बोला जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? आपसे जैसे ये टर्म आए कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, आप लिखिए ऑक्सीडाइजिंग मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा हो। और अगर आपको ई नॉट की वैल्यूज गिवन होंगी, किसकी, रिडक्शन पोटेंशियल वाली, क्योंकि जनरली ये एसआर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल में बनाई गई है, तो एग्जामिनर भी अगर वो ज़्यादा चालाक नहीं हुआ तब वो किस में देगा, रिडक्शन पोटेंशियल में। फिर भी वो चालाक है या नहीं है, हमारा पहला ये मानना है कि आप सबसे पहले चेक करेंगे कि वैल्यूज किसकी दी हुई है। अगर वो रिडक्शन पोटेंशियल है वेल एंड गुड, अगर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कन्वर्ट इनटू रिडक्शन पोटेंशियल बाय व्हाट, जस्ट मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन। समझ पा रहे? तो आपने जैसे पूछा गया कि ऑक्सीडाइजिंग पावर बताइए, मतलब जिसका रिडक्शन सबसे तेज हो, कैसे पता चलेगा, जिसकी ई नॉट की वैल्यू ज़्यादा तेज हो। ई नॉट या एसआरपी की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वही तो बंदा ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करेगा भाई। जैसे आपसे पूछा है रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप क्या बताएंगे, जो एजेंट आए, इसका मतलब आपको उल्टा सोचना है कि जो ऑक्सीडेशन बेहतर करता होगा वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन बेहतर करे। ऑक्सीडेशन मतलब अगर आपको SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिले, बहुत ज़्यादा मिले, तो आपको किस में मिल जाएगा, वो आपको रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर जनरली SRP में है, तो आपको SRP वैल्यू मिलती हैं, और अगर SRP वैल्यू मिलती है तो जितना कम वैल्यू होगा SRP में रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। इस भाषा में आपको नहीं याद रखना, मैं जो भाषा इस्तेमाल करने जा रहा हूँ आपको इसी तरीके से एज अ कॉन्सेप्ट इसे दिमाग में डालना है। क्या, जैसे आपसे पूछे ऑक्सीडाइजिंग पावर, आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग पावर, मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल, सी द वैल्यूज। अगर ये वैल्यूज आपको SRP रिडक्शन पोटेंशियल में दी गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको सिर्फ इतना देखना है कौन बड़ा है, और अगर नहीं दी गई हैं तो इनको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करिए। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप निकाल ही लेंगे ना, वो चेंज देख लिए, अगर कम हो रहा है तो क्या है वो रिडक्शन पोटेंशियल में दिया, अगर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दिया। तो आपने ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा गया, आपके दिमाग में अच्छा भाई ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो। आपने देखा सारी SRP की वैल्यू दी हुई है, एक की वैल्यू 2.03 है, 2.03 से बड़ा कोई नहीं है, आपने 2.03 वाले को टिक किया, आगे बढ़ गए। ठीक, आपसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए, आपका दिमाग उल्टा पहुंचना चाहिए, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो सबसे ज़्यादा। आपके पास हो सकता है गिवन किस में हो, इसमें पॉसिबिलिटी है, किस में ज़्यादा गिवन हो कि आपको SRP वैल्यू गिवन हो, ज़्यादा पॉसिबिलिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसी बनी है, SRP वैल्यू ज़्यादा है। आप लोग कुछ नहीं सोचना, आपको सबसे पहले उसे कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में आपने कन्वर्ट किया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के बाद आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है, कौन बड़ा, जो बड़ा उसका बेहतर, बस हो गया, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और है तो आपको समझना है, इस पे 2017 मेंस में क्वेश्चन आया था जो आपको थोड़ा सा अंदर से हो सकता है। देखो, उसने बोला था, इस तरह दिया हुआ था, ई नॉट, मुझे शायद वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं याद हो, CR से CR+3, इसकी वैल्यू दी हुई थी, उसने उल्टा कर लेते हैं, +3 इधर डाल देते हैं, इसकी वैल्यू दी हुई थी, सपोज करो उसने
1.3 वोल्ट, ठीक है, मान लेते हैं, शायद ये नहीं था, माइनस था। ई नॉट क्या नाम है इसका, Cr2O7 2 -2 Cr+3, इसकी वैल्यू दी होती है, सपोज करो 1.51 वोल्ट थी। अब आप ध्यान से क्वेश्चन सुनना। उसने बोला कि हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए थे, क्रोमियम भी दिया हुआ था, क्रोमियम+3 भी दिया हुआ था। आप समझ पा रहे इस बात को। अब देखिए, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा गया, इसका मतलब हमें रिडक्शन पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा गया, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू। रिडक्शन पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू इसमें है, किसमें, अरे ये इसमें तो माइनस ही है, तो रिडक्शन पोटेंशियल में सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी, 1.51 की। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका, क्रोमियम+3 का नहीं, आपको ये समझना है। रिडक्शन किसका हो रहा है यहां पर, Cr2O7 2- का। देखो जो पहले लिखा है उसका ही तो रिडक्शन हो रहा है। क्रोमियम+3 का ऑक्सीडेशन होगा, उसका ऑक्सीडेशन की वैल्यू कितनी होगी, -1.51। अब इस बात को समझिए, बहुत थोड़ा माइन्यूट सा पॉइंट है। आपको ये समझना है कि रिडक्शन या ऑक्सीडेशन किसका हो रहा होगा। भाई रिडक्शन हो रहा होगा तो उसकी वैल्यू नीचे जा रही होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो किसकी वैल्यू नीचे जा रही है, क्रोमियम की वैल्यू नीचे जा रही है ना, Cr2O7 2- की। तो हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो Cr2O7 2- की, क्रोमियम+3 की नहीं है। आप समझ पा रहे हैं बात को। तो आपको इस तरह थोड़ा मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि आपसे आप ये बताइए कि हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया, इसका मतलब आपको दिमाग में क्या लिखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, किसका ज्यादा है, भाई ये दोनों एसआरपी दी हुई है, ये दोनों एसआरपी ही है ना, ये दोनों एसआरपी हैं, ये दोनों एसआरपी इसको कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा E0 Cr से Cr+3, वैल्यू कितनी 1.3 वोल्ट। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और जबकि इसका E0 Cr+3 से Cr2O7 2- वैल्यू कितनी -1.51। हमें सिंपल बात दिख रही है कि रिड्यूसिंग एजेंट सबसे बढ़िया ये होगा, कौन, क्रोमियम कि क्रोमियम+3। यही आप गलत कर, देखो क्रोमियम रिड्यूसिंग एजेंट सबसे बेहतर कौन, आप देखो जब तक कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे रट्टा मार की जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। ऑक्सीडेशन कौन करता है, इस तरफ वाला, इसका ऑक्सीडेशन थोड़ी हो रहा है, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है। हम लोग यहां पर क्या बोले, M का ऑक्सीडेशन हो रहा है कि M+2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, M का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, Y+2 का कि Y का, Y+2 का। आप समझिए इस बात को, बहुत छोटा पॉइंट है, मतलब भारी भरकम बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, लेकिन गलती बहुत छोटी जगह से होती है। आपको ये बात समझनी है कि यहां पर आपका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा इन दोनों में। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्रोमियम है, क्रोमियम+3 नहीं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्रोमियम+3 नहीं है, Cr2O7 2- है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। आपको अगर याद हो तो आपको पता भी होगा कि K2Cr2O7 बहुत तगड़ा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका खुद का कन्वर्जन Mn+2 और Cr+3 में होता है एसिडिक मीडियम में, इसका खुद का कन्वर्जन होता है ना। तो हम ये थोड़ी नहीं बोलते Mn+2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ना ना ना, वो तो कन्वर्ट होके गया है बेचारा, खुद का रिडक्शन हुआ है उसका ना। ऑक्सीडाइजिंग पावर कौन है, KMnO4, कौन, K2Cr2O7, ये वही बंदा है यार। K2Cr2O7 का ही तो जहां पर से हमने दो के हटा के Cr2O7 2- रखा है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर में आपको जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, रिडक्शन इसका हो रहा है, इसी वजह से पहले लिखा जाता है। आधा पढ़ोगे तो गायब हो जाएगा, पूरा पढ़ोगे धीरे 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 तो चीजें ज्यादा देर तक रहेंगी कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। हमारी पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एसआरपी के बेस पर डिफाइन है। हमारे पास ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस हैं, इवन 95% चांसेस है कि जो भी हमें एग्जामिनेशन, नीट, जेईई मेंस, बोर्ड जहाँ भी मिले, वो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी,
SRP की वैल्यू मिलेगी। बहुत कम चांसेस है कि SOP की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि उस तरह हमारे पास डिफाइन ही नहीं है। आपको जब भी कभी E0 सेल निकालना होगा, जब भी कभी ऑक्सीडाइजिंग पावर निकालनी होगी, जब भी कभी रिड्यूसिंग पावर निकालनी होगी, तो आपको बेसिक्स पर आना है। वो बेसिक क्या है? रिड्यूसिंग पावर। अभी कुछ पता नहीं आपको, बहुत सकता 4 दिन बाद भूल जाए अगर मैं कुछ याद कराऊँ तो। रिड्यूसिंग पावर मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कभी नहीं गिवन होगा, जबकि हमें निकालना पड़ेगा। SRP को हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हमें SOP मिलेगा। SOP मिलने के बाद हम देखेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो इस तरफ आया है उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। Zn से Zn+2 में कन्वर्जन में Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है। Ag से Ag+ में कन्वर्जन में Ag का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि Ag+ से Ag में कन्वर्जन में Ag+ का रिडक्शन हो रहा है। आपको ये छोटी छोटी महज बातें आपको ध्यान रखनी। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अगर हम लोग कुछ अगर निकालना चाहें तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये नीचे वाले, हो सकता है इसी तरह कुछ आसान क्वेश्चन आ जाए, तो इन सब का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इन सब का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ना पॉजिटिव, तो दे ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट। इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है ना, तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप समझ पा रहे हैं? पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, लेकिन NTA ने बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे हैं, बहुत लगातार कंटिन्यूअस वे में। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके दिमाग में जितना बेहतर ये सेट हो जाएगा उतना बेहतर आपके लिए हो जाएगा। इसको अगर हम लोग समराइज करें तो एक प्यारा सा नोट लिख लीजिए, वो काम आएगा आपके। इस नोट को ज़्यादा सर पे मत चढ़ाइएगा, न रट्टा मारिएगा, कुछ लोगों को आदत बहुत ज़्यादा होती है। अब देखेंगे, क्योंकि हमें SRP में वैल्यू मिलेंगी, इफ़ वैल्यू ऑफ SRP ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है? SRP की वैल्यू ज़्यादा हो रही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। और अगर SRP की वैल्यू क्या कम, तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये आप अगर ध्यान रखेंगे, वैसे इतना ध्यान रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स हैं तो आपको बहुत आसानी से आती बात समझ में आ रही होगी, नहीं है तो अभी से रट्टा मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। याद है कौन बोला था? EMF ऑफ सेल। देखो होता क्या है कि आपको कुछ इस तरह वैल्यूज दी होंगी। सपोज करो E0 Zn+2 से Zn वैल्यू आपको इसकी गिवन होगी -0.76 वोल्ट। E0 Ag+ से Ag इसकी वैल्यू गिवन होगी 0.8। ठीक, आपको नॉर्मली सिंपली क्या निकालना है कि भाई ना E0 सेल निकाल दीजिए, हमें बस काम बन जाए। ठीक है, आपको पता है, अभी बताया गया आपको कि सेल के अंदर एक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या होगा? रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन करने में ज़्यादा फीजिबल वो ऑक्सीडेशन करेगा, जो रिडक्शन करने में फीजिबल वो क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। हमें सिंपल एक सीधा बात दिख रही है कि Ag+ जो है ये रिडक्शन करने में बहुत अच्छा है, क्योंकि 0.8 वोल्ट दे रहा है, तो इसका क्या करवा देते हैं? रिडक्शन करवा देते हैं। जबकि Zn+2 रिडक्शन करने में अच्छा नहीं है, माइनस की वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब Zn का क्या होगा यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। हमें किसी भी तरीके से ये इंश्योर करना है कि E0 की वैल्यू, E0 सेल की वैल्यू नेगेटिव ना आए, अदरवाइज रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, बनेगी नहीं। बात समझ पा रहे हैं आप? तो आपको ये सोचना है, जब आप E0 सेल निकालेंगे, E0 सेल निकालेंगे तो एक निकालेंगे E0 OP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरे का होगा E0 RP। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है तो उसका रिडक्शन दिया है, कितना दिया है? 0.8। इसका रिडक्शन नहीं, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो अगर किसी का हमें E0 OP निकालना हो तो हम उसे -E0 RP कर सकते हैं भाई, हमने बताया आपको। तो इसका माइनस कर दो, वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 0.76, दोनों को ऐड कर दो, कितनी मिल जाएगी? 1.56 वोल्ट। तो इस तरह निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन होता है, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन होता है। तो इस तरह हम लोग E0 सेल निकाल लेंगे। एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दो,
रिडक्शन पोटेंशियल वाले का रिडक्शन पोटेंशियल लिख दो। बात समझ पा रहे? जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, किसी दूसरे फॉर्म में सपोज करो दी हुई Fe से Fe+2 के अंदर जा रहा है, कन्वर्टिंग इनटू कॉपर +2 से कॉपर के अंदर जा रहा है। ठीक, आपको E0 Fe+2 से Fe दिया हुआ है -0.44 वोल्ट, E0 Cu+2 से Cu दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। समझ में आ रहा है? आपको बोला है ये जो सेल है, इस सेल के लिए E0 सेल निकाल दीजिए, हमें भैया बता दीजिए कितना होगा कितना नहीं होगा। क्लियर? आपको यहाँ पहले क्या गिवन है कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। आपको यहाँ पर किसका वैल्यू दिया है? रिडक्शन का वैल्यू दिया है। रिडक्शन की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? ऑक्सीडेशन। जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई माइनस साइन, तो ये 0.44 हो जाएगा। और इसको आप एज इट इज ऐड कर दो, इसका कॉपर +2 कॉपर में जा रहा है, कॉपर +2 कॉपर में जा रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। तो आपको इस तरह भी एक तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह इस वजह से आएगा कि नेक्स्ट इक्वेशन हम इस तरह यूज करेंगे। तो आपको ये देखना यहाँ पर क्या दिया, उल्टा दिया हुआ है ना, यहाँ पे जो यहाँ पर हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया इन्होंने, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज किया, रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर लिया। अब समझ पा रहे? इस तरह आप क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे? फालतू कोई फॉर्मूला ये इधर उधर की तबाही याद करने की जरूरत नहीं है। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उस बंदे का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल जाए, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाए। दोनों को हम ऐड कर देंगे, हमें E0 सेल की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आप EMF ऑफ सेल पढ़ा रहे हैं ना, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई, इसको ऐड, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर इसकी वैल्यू चेंज, मतलब E0 CO+2 से Cu के अंदर अगर जा रहा है तो ये रिएक्शन को जिस तरह होगी, Cu+2 + 2 इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएगा Cu, इसका वैल्यू कितना 0.34 वोल्ट। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका 2 से मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, इसका 2 से मल्टीप्लीकेशन। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब किसी भी हम बाहर एक्सटर्नल चेंज की वजह से उसको चेंज नहीं कर सकते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्यों बता रहा हूँ, रीजन बताऊंगा थोड़ी देर बाद। देखो आगे एक भाई साहब हैं जिनका नाम है नस्ट इक्वेशन, है ना। हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि डेल्टा जी अगर निकालना हो तो यह होता है डेल्टा G0 + RT ln Q। ठीक है, हमें यह भी पता है डेल्टा जी की वैल्यू होती है, डेल्टा जी की वैल्यू होती है -NFE सेल, ऐसा होता है। हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ये बनता है -NFE सेल बराबर -NFE0 सेल प्लस RT ln Q। मैं -NF से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो प्यारे ये बन जाएगा E सेल, ये बन जाएगा E0 सेल -RT/NF ln Q। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है, जो इक्वेशन आपको दिख रही है, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। थोड़ा टेम्परेचर हम लोग फिक्स मान लेते हैं 298 केल्विन। फराडे की वैल्यू होती है 96500, और इसकी वैल्यू आपको पता है 8.314। तो आपने क्या करना है, ये बन जाएगा E सेल बराबर E0 सेल, और लॉग बेस E को कन्वर्ट कर देंगे लॉग बेस 10 में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 से। ये सब कांस्टेंट जब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ बनेगी 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग Q, और यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज? वो लोग जितने इलेक्ट्रॉन हम नेट सेल रिएक्शन को बनाने में दोनों हाफ सेल से क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, क्यों आपको पता है, ये होता है
रिएक्शन कोएफिशिएंट। इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी खूब आते हैं, हम लोग देखते हैं। पहले बहुत बेसिक सवाल देखो। सपोज करो आपको दिया है कि एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है Zn, इसका कन्वर्जन Zn+2 में, और इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.01 मोलर। सॉल्ट बेज लगा दी Cu+2, इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, कन्वर्टिंग इनटू Cu। आपसे उसने ये बोला कि हमें EMF ऑफ सेल बता दीजिए बस। तो आपको सबसे पहले क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करिए कि आप हाफ सेल रिएक्शन लिखना शुरू कर दीजिए। HCr लिखेंगे कैसे? Zn का कन्वर्जन किसमें? Zn+2 में हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ दे रहा है, ये एनोड पे हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैथोड वाला क्या कर रहा है भाई साहब? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और कहाँ कन्वर्ट हो जा रहे हैं? कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इसको जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो बन रहा है Zn Cu+2 एक्वस, कन्वर्टिंग इनटू Zn+2 एक्वस प्लस Cu। आपको पता है जितने सॉलिड होते हैं वो हम लोग रिएक्शन कोएफिशिएंट में लिखते समय यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग Q लिखेंगे तो प्यारे बन जाएगा Zn+2 डिवाइड बाय कॉपर +2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, इसका Zn+2 का कंसंट्रेशन यहाँ देखिए 10⁻⁻² दिया हुआ है, और इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 दिया है। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10⁻⁻1। हम डायरेक्ट वहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा कर लेते हैं। क्लियर है? आपको पता होगा ये डेनियल सेल है। डेनियल सेल का E0 सेल आपको पहले से गिवन होता है, वो होता है 1.1 वोल्ट। इसका इसमें कन्वर्जन 0.76 वोल्ट देता है, इसका इसमें कन्वर्जन कितना देता है? 0.34 वोल्ट देता है। आपको E सेल निकालना है तो आपने सीधा ये वाली इक्वेशन रख दी। E0 सेल की वैल्यू कितनी दी है? 1.1 दी है। -0.0591 को मैं 0.06 लिख के, n जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, ये टोटल कितने एक्सचेंज हुए? 2, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया। लॉग Zn+2 अपॉन कॉपर+2 की वैल्यू हमें सीधा मिल गई है 10⁻⁻1। -1 को आप क्या कर दीजिए? बाहर ले आइए। जो भी पावर में होती है वो लॉग के बाहर में आ जाती है। लॉग के बाहर में आएंगे तो कुछ इस तरह आपको दिखेगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 0.03 दिख जाएगा भाई यहाँ पे। लॉग बेस 10 आपको पता है 1 होती है इसकी वैल्यू। लॉग बेस 10 1 होती है ना। लॉग बेस 10 वैल्यू होती है 1। आपने इसको सॉल्व किया, इसको आएंगे तो 1.13 वोल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह के कुछ बेसिक सवाल आपको बनाने होंगे। आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है? सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर उसके जो भी एक्वस वाला है उसका कंसंट्रेशन दिया होगा, उस कंसंट्रेशन को हम लोग यूज करेंगे। आगे यहाँ पर इसको हो सकता है E0 सेल आपको निकालने को दिया जाए, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है। दिया हमें कुछ और Fe से Fe+2, लेकिन हमें यहाँ पर E0 की वैल्यू कुछ और दी है। तो आपको सिंपली क्या करना है? E0 सेल निकालने के लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है आप उसका यूज कर लीजिए, जो रिडक्शन पोटेंशियल है आप उसका यूज कर लीजिए। दोनों को यूज कर लिया आपने। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? ये जो आपको नेक्स्ट इक्वेशन दिख रही है, इस मस्त सी इक्वेशन में आपने सिर्फ वैल्यू पुट कर देने हैं और उसके बाद सॉल्व कर देना है। इस भाई साहब से आप जितना कम डरेंगे उतना ज़्यादा फायदा आपका हो जाएगा। लॉग से उतना ज़्यादा डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो इस तरीके के छोटे छोटे सवाल नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग बनाते हैं। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, इसको भी देखिए। देखो एग्जाम्पल और है, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। Fe कन्वर्टिंग इनटू Fe+2, कंसंट्रेशन इसका दिया है 0.001 मोलर, और Cr2O7 माइनस Cr+3, यहाँ पर H+ दिया है, ये मतलब एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है इस वजह दिया है, और इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर। आपसे पूछा गया है कि आप ई सेल बताइए, जबकि आपको और कुछ गिवन है। E0 Fe+2 से Fe -0.44 वोल्ट एंड E0 Cr2O7 माइनस से Cr+3 वैल्यू दी गई है 1.33 वोल्ट। सबसे पहले तो E0 सेल ही निकाल लेते हैं भाई।
E0 सेल निकालेंगे तो आपको पता है कि Fe से Fe+2 जाना था, दिया इसने उल्टा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 0.44 बना दो। इसे Cr272 से हाँ बिल्कुल सही दिया है, तो इसको ऐसा करिए 1.33 ऐड कर लीजिए। तो अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये शायद 1.77 बन जाएगा वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल हम लोगों ने बना लिया, E0 से निकाल लिया। दिक्कत एक जगह आएगी और उस चीज़ का नाम है कि आपको N निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, और साथ ही साथ आपको ये निकालना कि यहाँ पर Q कितना होगा। उसके लिए आप क्या करिए, देखिए सबसे पहले इसको बैलेंस कर दिए तो बैलेंस ही है कि Cr272 माइनस है, इसका कन्वर्जन हो रहा है भाई Cr+3 में। क्रोमियम 2 है, इधर कितने हैं 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे पहले काम ये कर लेते हैं। 7 ऑक्सीजन है, जब भी कभी आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा रेडॉक्स रिएक्शन, आपको ऑक्सीजन हमेशा H2O से बैलेंस करना है। किससे बैलेंस करना है? H2O से। किससे बैलेंस करना है? H2O से। किससे बैलेंस करना है? H2O से। तो आपने किससे बैलेंस किया? H2O से बैलेंस किया। और इफ इट इज बेसिक मीडियम, तब आप हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं OH माइनस से, और अगर एसिडिक मीडियम होता है तो आप उसे बैलेंस करते हैं H प्लस से। आपने अगर एसिडिक मीडियम गिवन है, तो गिवन है यहाँ पे, आपको H जो बैलेंस करना है वो H प्लस से है, और ऑक्सीजन जो बैलेंस करना है वो सब किसी केस में किससे बैलेंस करना है? H2O से। आपको ऑक्सीजन जितना भी बैलेंस करना होगा आप उतने H2 ऐड कर दीजिए दूसरी साइड, बस सिंपल बैलेंस। जो भी हाइड्रोजन उसकी वजह से आपको बच रहा है, उसकी वजह से आपको अगर एसिडिक मीडियम दिया है तो आपको जाहिर सी बात इसके 2 गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन 2 होते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल में। तो आप उसे बैलेंस करेंगे एसिडिक मीडियम में H प्लस से, बेसिक मीडियम होगा तो H माइनस से। तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम दिया है तो हमें H प्लस से बैलेंस करना है। इधर हो जाएगा 14 हाइड्रोजन, तो इधर हम 14 H प्लस मोहब्बत से ऐड कर देंगे। हो गया, बैलेंस हो गया। हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, हमारा क्रोमियम बैलेंस हो चुका है, लगभग सब कुछ बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक चीज़ बैलेंस नहीं, जिसको बोलते हैं चार्ज। आपको चार्ज काउंट करना है। इधर काउंट करेंगे टोटल 6 + 6 चार्ज है, इधर काउंट करेंगे इधर -2 और +14, पहले इधर चार्ज है 12, कितना है? +12। बनाना कितना है हमें? 6। आपको ध्यान रखना है जब भी कभी चार्ज बैलेंस करना है सिर्फ एक चीज़ से बैलेंस करना है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन्स। बस जिस तरफ भी आपको बैलेंस करना है चार्ज कभी भी, तो उसे बैलेंस किससे करना है? इलेक्ट्रॉन से। इधर 6 है, इधर 12 है, तो हम इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें अगर, तो 6 नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे? चार्ज बराबर हो जाएगा। तो चार्ज आपको इस तरह बैलेंस करना है, चार्ज आपको इस तरह बैलेंस करना है। दिस इज हाउ योर रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस हो गई। जब भी कभी आपको अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करना है, आप हिडन टनल मेथड से मस्त बैलेंस कर दीजिए। इफ यू हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस इट बाय H2O। अगर एसिडिक मीडियम दिया है तो हाइड्रोजन आपको बैलेंस करना है H प्लस से, अगर बेसिक दिया है तो H माइनस से, और उसके बाद आपको चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गए। क्लियर है? आगे बढ़ जाइए, तो बस आसान है। Fe कन्वर्जन किसमें? Fe+2 + 2 इलेक्ट्रॉन में। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरी रिएक्शन को। ठीक है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन जो है पूरे हटाने हैं। दोनों हाफ सेल रिएक्शन को हमने लिखा, ये कैथोड पे थी, ये एनोड पे थी। कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। आपको देखिए यहाँ पर एक बात और समझनी कि ये रिएक्शन किसकी है? रिडक्शन की है ना। तो रिडक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन क्या है? गेन कर रहा है ये बंदा। समझ रहे हैं आप? ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सेम साइड मत ले आइएगा इलेक्ट्रॉन, तो पता लगा ऐसा बैलेंस कर दे रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, दोनों को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, दोनों को रिड्यूस कर दे रहे हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं आपकी गलती हो रही है तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये अपोजिट साइड आएंगे। फिर भी आपको अगर रिडक्शन पता होगा तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, गेन होने चाहिए। अब इसे काटेंगे, बैलेंस हो जाएगा। Cr272 माइनस, कुछ बैलेंस नहीं किया गया इसमें, +14 H प्लस, और भाई साहब आपका दिया है, इधर आ जाएंगे 3 टाइम्स ऑफ Fe, कन्वर्ट हो जाइए 2 टाइम्स ऑफ Cr+3, 7 टाइम्स ऑफ H2O प्लस 3 टाइम्स ऑफ Fe+2। भाई देखो सब कुछ का सारे बेसिस कवर। क्लियर? यहाँ से जो हमने N निकाला वो कितना है? 6। यहाँ से जो हम लोग Q निकालेंगे, जिन लोगों की हमें वो नहीं दिया है क्या कंसल्टेशन, उनको सबको 1 मानो। बाकी जिन लोगों का दिया है उनका देख लेते हैं। भाई क्रोमियम +3 का दिया है, क्रोमियम +3 का यहाँ पर कितना है? 10⁻⁻1, इसकी पावर कितनी? 2।
Fe+2 का दिया है 10⁻³ इसकी पावर 3। अच्छा, और किसी को दिया ही नहीं, सब कॉमन मानो, कोई दिक्कत, ठीक। तो यहाँ आप ऐसे देखेंगे 10⁻² बनेगा और ये 10⁻৯, जैसे आपको मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को ऐड कर देना, कितना हो जाएगा 10⁻11। अब आपको क्या रखना है, ई सेल, ठीक, बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग बेस, क्योंकि वैल्यू आपको गिवन है हमें। E0 सेल की वैल्यू आप देखिए 1.77 दी है, 0.06 डिवाइड बाई 6, ठीक, 6। लॉग क्यू की वैल्यू 10⁻11, तो बन जाएगा 10⁻11, -11 बाहर आ जाएगा 1.77 माइनस ये 0.01 बनेगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 11 और प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि -11 बाहर आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, इनटू 0.01, ठीक। अब इसे सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 1.77 प्लस 0.11, 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 इधर लग जाएंगे, 0.11, ठीक, डेसिमल। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा मोहब्बत से, तो बन जाएगा 1.88 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए ये कितना दिया हुआ है, 1.77 प्लस 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 11, ये अगर आप देखेंगे तो कितना है 1.77 प्लस 0.11 ऐड करिएगा 1.88 वोल्ट मिल जाएगा।